शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि G20 इजलास उस वक्त तक बेसूद है जब तक अमन नहीं आता, और अमन तभी मुमकिन है जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान इस मसले को बातचीत के जरिए हल करें। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी को शिकस्त देने के लिए हमें मुत्तहिद होना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि इंतखाबात जरूरी हैं क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स तक आम लोगों की रसाई नहीं है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ओडिशा ट्रेन हादसे पर सदमे और अफसोस का भी इजहार किया। देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो हमें ये मिला कि जो सड़कें कभी भी मैकेडम नहीं होती और जो आप नए देख रहे हैं, सब कुछ रंग हुए, दीवारों को लाइटें काम करने लगी, ये सब उसका फायदा तो हमें मिला, इसमें कोई शक नहीं है। क्या उसका फायदा हमें टूरिज्म उनके वहां से आएगा, वो सवाल है। वो तब तक नहीं आएगा जब तक कि यहाँ के हालात सचमुच जो है ठीक हो, और वो हालात ठीक नहीं होंगे जब तक ये दो बड़े मुल्कों में एक फैसला न हो जाए बातचीत से कि कैसे इस रियासत का मुस्तकबिल बनाया जाए। उधर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर रद्दमल जाहिर करते हुए नेशनल बीजेपी लीडर और पार्टी के को इंचार्ज बराए जम्मू कश्मीर आशीष सूद ने फारूक अब्दुल्ला को पाकिस्तान से मोहब्बत जाहिर करने पर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपनी बका का मसला दरपेश है और यह मजे का खेज लगता है कि फारूक अब्दुल्ला इस मौके पर पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की वकालत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब भी असेंबली इंतखाबात होंगे, बीजेपी हमेशा इसके लिए तैयार है। देश खुद पीसेस में बंटने वाला है, वो हमारे पीस को लाएगा। ये तो फारूक अब्दुल्ला साहब शायद भटक गए हैं इन सब बातों से। आज तो पाकिस्तान खुद पीसेस में होने वाला है, कब कितने पीस में होगा मालूम नहीं है। फारूक अब्दुल्ला साहब, गांधीज, अब्दुल्लाज और मुफ्तीज, ये तीन परिवार अपनी राजनीति बचाने के लिए कभी भी देश का सौदा करने को तैयार रहते हैं। आज पूरे देश में कोई भी पाकिस्तान के साथ अपने देश के बारे में बात करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान से केवल एक बात होगी, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कब खाली होगा, कब हमारा कब्जा होगा, कब हमारी सरकार वहां बनेगी। फारूक अब्दुल्ला अपनी बची खुची राजनीति सहेजने के लिए, बची खुची राजनीति बचाने के लिए जमात के एक एलिमेंट को खुश करने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वो जो अब उनमें और महबूबा मुफ्ती में जिसे कहते हैं कि फंडामेंटलिस्टिक वोटों की किसके पास ज्यादा वोट जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से इस 9 साल सुशासन और गरीब कल्याण के प्रधानमंत्री जी के शासनकाल के मनाए जा रहे हैं, तो उन जगहों पर भी तो बात हो रही है जहां एक भी वोट नहीं मिला था, और वहां हजारों सैकड़ों मकान लोगों को, गरीबों को मिले हैं, उनके घरों तक पानी पहुंचा है, किसान कल्याण सम्मान निधि उनको मिलती है, जहां एक भी वोट नहीं मिला था। तो भ्रम हट रहा है, लोगों को मालूम पड़ रहा है कि इन्होंने कभी किसी शिकारे वाले भाई को, किसी मोची को, किसी रंगरेज को सरकार में नहीं आने दिया है। ये तीन परिवार अपने आपस में ही माल को बांटते रहे हैं, पूरे वहां का जो राज्य की राजनीति को बांटते रहे। अब इनका दौर खत्म हो गया है। बची खुची राजनीति सहेजने के लिए पाकिस्तान प्रेम बार बार जागता है। भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से फ्रॉम द रैम्पर्ट्स ऑफ रेड फोर्ट, और गृह मंत्री ने संसद के पटल पे कहा चुनाव होगा। आप जानते हैं, आप यहाँ के एक बड़े चैनल के नुमाइंदे हैं, आप जानते हैं वोटर लिस्ट बनने का काम हो गया, वोटर लिस्ट पे ऑब्जेक्शंस मांगी जा रही हैं। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बाद जो प्रोसेस है डेमोक्रेसी का, वो अपनी गति पे चल रहा है। उस गति को पूरा होते ही, जैसे ही चुनाव का ये सारे डिलिमिटेशन हो गया, सीटें बढ़ गई, वोटर लिस्ट बन रही है, जब वोटर लिस्ट स्वीकृत हो जाएगी, जनता के ऑब्जेक्शंस पूरे हो जाएंगे, तुरंत चुनाव हो जाएगा। सरकार ने तो संसद के पटल पर भी कहा है कि हम जल्द से जल्द चुनाव कराना चाहते हैं। इस महीने बहुत सारे नेता दिल्ली से यहाँ पे आ रहे हैं, तो क्या कोई सुबह तो नहीं है, कोई इलेक्शंस की कोई बात तो नहीं जल्द में? देखिए, आपके माध्यम से तो लोग हम पे आरोप ही लगाते रहते हैं, हम सारा दिन चुनाव ही लड़ते रहते हैं, तो कब भी क्या होगा ये तो मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि चुनाव कराना भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार का जिम्मा नहीं है, वो एक स्वायत्त बॉडी है, चुनाव आयोग, उसका जिम्मा है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को पासपोर्ट जारी कर दिया गया है। पासपोर्ट महबूबा के हवाले कर दिया गया है और यह 10 साल के लिए कारामद रहेगा। वाज़ेह है कि दिल्ली हाईकोर्ट में तवील कानूनी जंग के बाद महबूबा मुफ्ती को पासपोर्ट मिला है। साल 2019 से पासपोर्ट की तजदीद का मुतालबा था।
तो पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को 3 साल के लिए पासपोर्ट फराहम किया गया है, जिस पर पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि बीजेपी अपोजिशन पार्टियों की और लीडरान की कदर करती है और इनकी पार्टी कभी भी इंतकामी सियासत नहीं करती, जिसका सबूत महबूबा मुफ्ती को पासपोर्ट मिलना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपोजिशन पार्टियों का एहतराम करती है। पीडीपी का हमेशा गलत प्रोपेगेंडा, गलत तरीके से इश्यूज पेश करना, ये एक पॉलिटिक्स ही उनकी ऐसी है। जहां तक हमारी गवर्नमेंट का ताल्लुक है, हम सबके साथ इंसाफ करते और सबको एक नज़र से देख रहे हैं, चाहे वो पीडीपी हो चाहे एनसी हो। हमने कभी किसी पे कदगन नहीं लगाई और किसी का पासपोर्ट हमने रुका। आज आप देख रहे हैं 3 साल के बाद आज महबूबा जी को पासपोर्ट मिला। इसका सीधा सा मतलब है भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन को रेस्पेक्ट और एहतराम देती है और हम सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हम अच्छा सलूक रखते हैं, अच्छी तरीके से उनको जो है उनको ट्रीट करते हैं और हमने कभी इंतकामी सियासत नहीं लिया। सीधा सा मतलब है महबूबा जी को 3 साल के बाद पासपोर्ट मिलना है कि भारतीय जनता पार्टी इंतकामी सियासत देगी। आगे बढ़ेंगे। लैंड स्लाइडिंग से मकान मुनद्दिम होने से जिला राजौरी के इलाके राजनगर बुधल में 3 खानदान बेघर हो गए। अब मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजार रहे हैं। मुतासरीन का कहना है कि वो जिला इंतजामिया की मदद के मुंतजिर है। इसी दौरान तहसीलदार कोटरंका सुमित कोहली ने जाए हादसे का दौरा किया और मुतासरीन को फौरी इमदाद का यकीन दिलाया। अंदर जाने के लिए ने बोल रहे हैं, पूरा पहाड़ी ऊपर से टूट के आ रही है। तो एक बार नहीं, ये दूसरी बार हादसा हुआ हमारे साथ। तो हम गरीब लोग हैं, मजदूरी करके इधर तक पहुंचे थे, पर भगवान ने तोड़ दिया। अब क्या करें, कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्ची है, ये बच्चा है, खुद है, मजदूर है, क्या बनाएंगे? हाँ, हमारे साथ पहले भी हमारे साथ हुआ है। 2019 में मैं तो डीसी ऑफिस भी गई, उधर मेरी फाइल पड़ी हुई है, मुझे कुछ नहीं मिला और मजदूरी करके हम यहाँ तक पहुँचे थे। तो अब उधर से पहाड़ी आके तोड़ गई सब कुछ। तो अब बच्चे कहाँ रखेंगे रात को? हम माल मवेशी अंदर, वो कहाँ रखेंगे? कहाँ जाएंगे? हमारे पास कोई जगह नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बिल्कुल। आप कहाँ रहे हैं? कोई जगह नहीं, ठिकाना नहीं, कहाँ जाएंगे? टोटली डैमेज हो गया सब कुछ। अब स्लाइडिंग आ रही है, पूरा सामान टोटली। पहले भी लॉस हुआ था, तो फोटो फाइल सब डीसी ऑफिस के पड़ी है। डीसी ऑफिस में डीसी साहब बोल रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है जी, हम कहाँ से लाएं ये वो। तो अब दूसरी बार भी हो गया है। तो कोई आज तक हमारी कोई हेल्प गवर्नमेंट ने नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से जितना भी कंपनसेशन हो सकती है वो हम कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इनको कंपनसेशन देने की कोशिश करें। ऊपर से आज जब मैं यहाँ पे आया तो इन लोगों ने एक डिमांड की है कि ये जो पहाड़ी है ऊपर वाली, आप देख सकते हो, इस पहाड़ी में से पत्थर आने की और भी संभावनाएं बन रही हैं। तो इसलिए इन लोगों की डिमांड ये है कि हम लोग ज़ूलॉजिकल सर्वे वाले को एक बार उनकी टीम यहाँ पे आए। अंदर बैठे हुए थे तो अचानक से बारिश आई। पहले बारिश थी तो अचानक से पीछे से आया, हमने सोचा पूरा घर चला गया। तो उसके बाद हम सारे नीचे चले गए। तो उसके बाद में हमने देखा तो अंदर मतलब सारा कुछ टूट गया हुआ था। अभी बाहर बैठे हुए हो खुले में? हाँ जी। अभी आपका कहाँ, रात को और अंधेरे में कहाँ जाओगे? रात होगी, अभी क्या पता कहाँ जाएंगे। क्या अपील करती हो आप? बस यही अपील करते हैं कि हमें। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक दर्दनाक स्टोरी है, दर्दनाक कहानी है इस परिवार की। खुले आसमान के नीचे ये परिवार है, इनका घर जो है वो टूट चुका है और कोई भी इंतज़ाम इनका अब नहीं है। अंधेरा पड़ेगा, रात का वक्त होगा, तब ये कहाँ जाएंगे? खाना पकाना इनका कहाँ होगा? रहेंगे ये कहाँ पर? ये सवाल पैदा होता है। और अभी तक इमीडिएट रिलीफ प्रशासन की तरफ से आश्वासन जो है वो मिला है, अभी तक इनके पास कोई रिलीफ नहीं पहुंची है। सिर्फ आश्वासन जो है वो प्रशासन ने दिया है कि इनकी मदद जो है वो की जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी के बुद्धर राजनगर से मैं शक्ति शर्मा। लद्दाख के एलजी डॉक्टर बीडी मिश्र ने ईरानी सुप्रीम लीडर के हिंदुस्तान के लिए नुमाइंदे आगा मेहदी मेहदवीपुरी के हमराह करगिल में हज हाउस और ऑफिस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर लद्दाख के रुकन पार्लियामेंट, काउंसिल के सीईसी और दीगर शख्सियात मौजूद थी। चेयरपर्सन हज कमेटी मोहम्मद अली मजाज ने मेहमानों का रिवायती इस्तकबाल किया। एलजी लद्दाख ने कहा कि खुशी है कि इस साल लद्दाख से 459 आजमीन मुकद्दस सफर पर रवाना हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि करगिल की तामीर और तरक्की के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। एलजी ने कहा कि एयरपोर्ट के मसले को हल किया जाएगा।
पहले एक लॉटरी सिस्टम होता था। यहाँ के हमारे लोग कहते थे कि हमको जाना है तो फिर कहीं जाएंगे वहाँ लॉटरी होगा, और लॉटरी में किसका नाम आया वो तो खुश है, लेकिन कई लोगों का नाम नहीं भी आता था। अभी यहाँ हमारे यहाँ पूरी सुविधाएं हो गई हैं, सब फैसिलिटी है, यहीं पर पासपोर्ट बन गया, यहाँ पर उनकी एक कमेटी बन गई, हमारा एक ऑफिस बन गया और सबको इसमें जाने का मौका मिला। तो ऐसा पहली बार कहीं पूरे हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है कि जितने लोगों ने एप्लीकेशन दी किसी भी स्टेट में, 28 स्टेट है, 8 हमारे यहाँ यूनियन टेरिटरी, कि जितने लोगों ने एप्लीकेशन दिया सब जा रहे हैं। तो इससे बड़ी खुशी क्या हो, हमको बहुत खुशी है। आलमी यौम माहौलियात पर हर साल 5 जून को मनाया जाता है। दुनिया में माहौलियाती तब्दीली और आलूदगी बड़ा चैलेंज बन चुका है। वहीं हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर में भी माहौलियाती तब्दीली से बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। कश्मीर में सैर तफरी पर आए हुए मुल्की और गैर मुल्की सयाह कश्मीर को माहौलियाती आलूदगी से बचाने पर जोर देते हैं। सयाह कहते हैं कि मुल्क की दीगर रियासतों के बरक्स कश्मीर अभी माहौलियाती आलूदगी से कुछ हद तक साफ और पाक है। ताहम अगर माहौलियाती तब्दीली और आलूदगी पर बरवक्त कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में कश्मीर को जन्नत नहीं कहा जाएगा, बल्कि आने वाले वक्त में सांस लेने के लिए हवा भी खरीदनी पड़ेगी। सयाहों ने खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। मुख्तलिफ यानी स्टेट से, दुनिया भर से यहाँ पे टूरिस्ट्स आते हैं, गुलमर्ग आते हैं, मुख्तलिफ मकामात पे आते हैं। और अभी इन टूरिस्ट्स का रजामल ये है कि यहाँ पे अभी जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, वो अभी साफ शफाफ नज़र आ रहा है। और अगर इसको आने वाले वक्त में आलूदा किया गया तो आने वाले वक्त में ये इंसानी ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ टूरिस्ट्स हैं। एनवायरनमेंट को, माहौल को बचाने की ज़रूरत है, इसको आलूदा, गंदा होने से बचाना है। क्योंकि अगर हम देखेंगे आने वाले वक्त में ऐसा भी हो सकता है कि हमें हवा पीने के लिए ऑक्सीजन उसको खरीदना पड़ेगा। तो क्या कहेंगे? नहीं, बहुत ज़रूरी है कि हम इस एनवायरनमेंट को बचाएं। जैसे बोला उन्होंने कि कश्मीर जन्नत है, तो एक रीज़न कि वो जन्नत है उसका एनवायरनमेंट ही है। अब जैसे दिल्ली में क्या होता है, जैसे मुझे भी सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे जो हवा है और यहाँ पे जितनी हवा है, मतलब वहाँ पे तो बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे आप खुल के सांस ले सकते हो। डल लेक पे भी जब आप वॉक करने जाते हो, सब बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को कंजर्व करें, क्योंकि जब हम वहाँ से यहाँ आ रहे तो लगता है कि काश वो जगह भी ऐसी ही होती, काश वहाँ पर भी हम खुल के सांस ले पाते। बहुत अच्छा लगता अगर वैसा ही होता तो। जी, एनवायरनमेंट का बचाना तो ज़रूरी है, नहीं तो आने वाली पीढ़ियों को हम क्या दे के जाएंगे? उनको बस रोग दे के ही जाएंगे, बहुत तरह का डिजीज जाएंगे। सांस की प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से बहुत सारे बीमारियां होती है और इसको बचाने की ज़रूरत है। नहीं तो आने वाली टाइम में हम जैसे कश्मीर को जन्नत बोलते हैं, शायद हम ना बोल पाए वो चीज़, लेकिन इसको बचाने की सबकी ज़रूरत है। सिर्फ हवा की नहीं, पानी की भी ज़रूरत है। जैसे पानी भी बहुत गंदे कर लेते हैं हवा में, सब में आजकल जहर आने लगा है। और खाने पीने की सब्जियां जैसे उगाते हैं उसमें भी पेस्टिसाइड ये सब डाल देते हैं। तो ये सारी चीज़ों में हमें बचाने की ज़रूरत है और सबको मिलके ये करना चाहिए। ये नहीं कि गवर्नमेंट करेगा या हम करेंगे, हर आदमी को इंडिविजुअली सब स्टेप। जी, आप लास्ट में अपने व्यूज बताइए। सबको पता है कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन एट द सेम पॉइंट करते नहीं। हाँ, हम करते नहीं। हम सोचते हैं कि अच्छा हम छोड़ते हैं, वो कर लेगी, गवर्नमेंट कर लेगी, ये कर लेगा, वो कर लेगा, ना एट द एंड कुछ भी नहीं हो पाता है। तो हमें बेबी स्टेप्स करने हैं। हाँ, बेबी स्टेप्स लेने हैं, घर से स्टार्ट करना है, और उसके बाद फिर इवेंचुअली वो पूरी दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर ही देगा। तो नाज़रीन, आपने सुना है कि एक अच्छी बात इस स्टूडेंट ने कही है कि हमें घर से स्टेप लेने चाहिए और बॉडीज़ जो है उनको बचाना है, यानी फॉरेस्ट को बचाना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो दरख्त है, ट्रीज़ है, उनको लगाने की ज़रूरत है, पानी को बचाने की ज़रूरत है और साथ साथ अपने हर तरह के माहौल को उसको साफ शफाफ रखने की ज़रूरत है। तब आने वाले वक्त में ये एनवायरनमेंट जो है बच जाएगा। और अगर इसको नहीं बचाया गया तो आने वाले वक्त में ये इंसानी ज़िंदगी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और यहाँ तक कि अगर अगले सालों में इस पे कंट्रोल नहीं किया गया तो अगले सालों में हमें ऑक्सीजन और हवा जो है उसको खरीदना पड़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की ज़रूरत है, दरख्त लगाने की ज़रूरत है, वाटर बॉडीज़ को बचाने की ज़रूरत है और अपने आसपास के सारे माहौल को साफ शफाफ रखने की ज़रूरत है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मुनीर हुसैन हुर्रा।
चलिए आगे बढ़ेंगे। बीरवा बडगाम जिले के सहपुरा मागाम में राब्ता सड़क खस्ता है। सहपुरा से मागाम तक सड़क के खस्ताहाली की वजह से लोगों और राहगीरों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। सड़क पर इतने गहरे गड्ढे बने हुए हैं जिसकी वजह से लोगों और खासकर स्कूली बच्चों का चलना दुश्वार बन चुका है। लोगों का कहना है कि इंतजामिया को आगाह करने के बावजूद कई सालों से इस सड़क की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। लोगों ने सरकार के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया। लोगों ने सड़क की मरम्मत करने का मुतालबा भी किया है। को ये जानकर हैरानी होगी कि ये रोड जो है एक इम्पॉर्टेंट लिंक है बडगाम को ये मागाम से कनेक्ट करता है, जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट कमर्शियल हब है हमारे एरिया में, और तहसील हेडक्वार्टर भी है हमारे एरिया का। लेकिन बदकिस्मती की बात है, हैरानी की बात यह है कि इस रोड को आज से 5 साल पहले मैकडमाइज़ किया गया, लेकिन उसके बाद आप इस रोड की हालत देख लीजिए। तो हम आला हुकाम से ये गुजारिश करना चाहेंगे कि वो जल्द से जल्द इस रोड की ओर तवज्जो दें और इसको फिर से मैकडमाइज़ किया जाए। और हमारी इल्तिजा है गवर्नमेंट से और डीसी बडगाम से, इस रोड को नज़रअंदाज ना करें, चाहरा गाँव को नज़रअंदाज ना करें, यहाँ पे आए और इन रोडों को नज़र दे। ये पूरे खस्ते हुए हैं। हमारी डिमांड अब यही है कि ये कृपया करके ठीक करें। पिछले 2 सालों से हम बाज़ाबिता इंतज़ामिया से अपील कर रहे हैं, चाहे जो भी यहाँ पे टीम आए, हमने उनसे ये बोला कि हमारा जो ये रोड है ये ठीक कीजिए, लेकिन हर कोई सुनता है लेकिन कोई काम करता नहीं है। हम अब आप की वसातत से गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि मेहरबानी करके हमारा ये रोड ठीक कीजिए। हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि हमारे गड्ढे सारे ये 5 किलोमीटर की सड़क है ये ठीक कर दी जाए और इससे हमारे लिए बहुत फायदा होगा। तो चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। के साथ हुई मुठभेड़ के बाद मेढर में भी बढ़ाई गई सुरक्षा। विभिन्न इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बल नाके लगाकर वाहनों की ले रहे हैं तलाशी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री अमरनाथ की प्रथम पूजा में की शिरकत। सालाना अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से होगी शुरू, श्रद्धालुओं में खुशी की लहर। अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से हो रही है शुरू। अमरनाथ यात्रा के पवित्र गुफा की ताजा तस्वीरें न्यूज़ 18 के पास। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हजरत इमाम खुमैनी की 34वीं बरसी की मुनासबत से वादी कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर तकारीब मुनक्किद हुई। दारुल कुरान ज़ैना सहपुरा मागाम में भी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें इराक के मुस्तहद आलिम सैयद अली हुसैनी सिस्तानी के नुमाइंदे, हिंदुस्तान आकाए अशरफ अली गरवी और दीगर मुक़्तदर उलमा ने शिरकत की। उलमा ने इमाम खुमैनी की सीरत और ईरानी इस्लामी इनकलाब पर रोशनी डाली। उलमा ने कहा कि आज के दौर में इमाम खुमैनी जैसे आलिम की ज़रूरत है। मुनक्किदा तकरीब में काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। तमाम मुसलमानों के लिए एक ऐसी जद्दोजहद का आगाज़ किया है जिसे तमाम दुनिया के मजलूम, गरीबों, मुसाफिरों, मजलूम आवाम को इस तहरीक से एक ऐसी जद्दोजहद का मौका मिल जाए। इमाम खुमैनी ने लोगों को सिखाया है कि किस तरह मजलूम को फतह होती है जब अपनी तहरीक को वो शुरू कर देते हैं। कि ये इंटरनेशनल लीडर था, इसलिए इस पर हर एक खराज अकीदत पेश करना चाहता है। हर एक इंसान को बेदार होने दो, वो इस चीज़ को आगे मनाते रहेंगे। ये यहाँ पर ही नहीं, जम्मू में भी मनाई जाती है, दिल्ली में भी, हिंदुस्तान के एक एक स्टेट में मनाई जाती है। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की बरसी का पैगाम यही दे रहा है
कि इंसान को आज भी बेदार हो जाना चाहिए कि आज भी अच्छे अफराद की ज़रूरत है जो इस पैगाम को और इस मैसेज को दुनिया तक पहुँचाए कि इनकलाब क्यों लाया जाता है, ताकि जो मजलूम हैं उनको जुल्म से बचाया जाए। वाह। बटनूर तराल में लोगों को तिब्बी सहूलियात के हवाले से सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। अगरचे इलाके में साल 2020 में तिब्बी मरकज़ के लिए एक नई इमारत तामीर की गई थी, लेकिन इस इमारत में मरीजों के लिए कोई सहूलत दस्तयाब नहीं रखी गई और तिब्बी सेंटर में सिर्फ एक ही डॉक्टर दस्तयाब रखा गया। लोग अस्पताल को प्राइमरी हेल्थ सेंटर दर्जा देने की सरकार से मांग कर रहे हैं ताकि लोगों के मसाइल का इजाला हो सके। ये जनाब वारिया बोड़ बार इलाक यथ में ज़्यादातर गरीब लुक बसान गुजरात यथ ज़्यादा जनाब प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनायो यमो यथ मगर अत इंतजाम युत कह मुलाजिम जो तम सुबह शाम नारान तम पे तिहद गन पे अगर कम बेमार पे सह कोत निमोन तम सात गाड़ी वोल हेवान 500 रुपये ये पे त्राल तान 50 रुपये दवा 5 पे लाग गाड़ी वलिस और योर इनस गसनस पासमाल इलाक यह हस्पताल बनो गवर्नमेंटन बनो अस दु जमीन फ्री ये अंदा वह डोन कुल वाव अगर अत गज नुकसान देवार बंदी ये स्टाफ कहीं बाकी अगर ये सहूलियत मिले रात डॉक्टर एम्बुलेंस ये गरीब इलाकस मिले सहूलियत कर गवर्नमेंटस अपील यूटी गवर्नमेंटस अपील तुहद वसात यह कर अपग्रेड ये तो डॉक्टर साहब इस रात रोज सहूलियत लगभग लुकस 20 सास कह सहूलियत गई तो 2020 मज गोमुत इनाग्रेशन जनाब ये गए डी साहबस गए सह आयो योर ब्या डी साहब तोर कमिश्नर सेक्रेटरीस गई सारे वो डिविजन करो गरीबन पे करो रहम क्या यह हस्पताल बोड़ हस्पताल बाज़ाब्ता उनकी फैसिलिटी मगर सह फैसिलिटी गई लारियार तराल में बिजली का तरसीली निज़ाम दरहम बरहम है। वहीं इलाके में सड़क के नज़दीक नस्ब ट्रांसफार्मर लोगों के लिए वबाल जान बन गया है। लोगों ने बताया कि ट्रांसफार्मर जमीन से सिर्फ कुछ इंच ही ऊंचा है, जिसकी वजह से यहां हमेशा इंसानी जानों को खतरा लाहक रहता है। लोगों ने यहां ट्रांसफार्मर को शिफ्ट करने की मांग की है और इलाके में तरसीली निज़ाम को दुरुस्त करने की अपील की है। अपील ये ट्रांसफार्मर लगित वह थोत त मगर अत गई बरए सड़िए लिहाजा कर थो यह वनकन 8 फुट जमीन हूर अपील कर गवर्नमेंटस कि यह गोस थोड़ पहन गन अत अप बच्चे नीर स्कूल अत बुथ स्कूल 2 गाड़ मे नाव गुलाम हसन भट्ट बस बसान पूरे महलस मज ट्रांसफार्म ये सड़क पे और अगर जानवर यी कह या स्कूल लड़के और अगर लोग कह तो यह बहुत अपील कर तो हूर पहम रचा तो यह हरीपाइन के मकाम पर ज़ेर तामीर इमारत का स्लैब एक हिस्सा गिर गया। इस हादसे में वहां काम कर रहे कई मजदूर जख्मी हो गए। हादसे के वक्त 2 दर्जन के करीब मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस, फौज और मकामी लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। जख्मियों को कुपवाड़ा अस्पताल मुंतकिल किया गया। अचानक क्या गिरा स्लैब अत क्या कलर फुटित कालम मज बिल्डिंग फुटित पता लग क्या अत क्या गो खुदा स्लैबस ताव छ मई बासान वकिस का तच जेसीबी वेसीबी चलान वगैरह तब से कह नुकसान गो सारे 5 गए जख्मी बाकी मैं बोलना चाहूंगा आपको कि आई वाज इन द हॉस्पिटल प्रीमिसेस एंड आई गॉट एन अननोन कॉल कि हिरी बाला में या हिरी पाइन वहां पे एक बिल्डिंग कोलैप्स हो गई और वहां स्लैब के नीचे 30 लोग हैं। ये मुझे न्यूज आई तो आप सिचुएशन अंदाजा कर सकते हो कि मेरी सिचुएशन क्या होती है उस वक्त जब 30 लोग स्लैब के नीचे आएंगे, जब ये न्यूज आ जाएगी। तो आई वाज वेरी फ्यूरियस। तो उसके साथ साथ मैंने एक काम किया, मैंने हॉस्पिटल स्टाफ को अलर्ट किया और मैंने एक मैसेज डाली अपने ग्रुप में जितने भी जो नियर बाय डॉक्टर्स और नियर बाय पैरामेडिकल स्टाफ है उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि आप टू रश टुवर्ड्स द हॉस्पिटल एंड आई एम सो थैंकफुल टू द
doctors of SDH Kupwara, the paramedical staff of SDH Kupwara who were on duty or who were not on duty, जो बिल्कुल within 10 minutes they reached here. Fortunately खाली हमने रिसीव किया अभी तक 5 लोगों को, और 5 लोगों में से 1-2 मुझे थोड़े बहुत क्रिटिकल लग रहे हैं, बाकी जो 3 हैं। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब।